आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं आप उसे रियल लाइफ का बूगीमैन कह सकते हैं। ये शख्स टेड बंडी या चार्ल्स मैनसन जितना मशहूर तो नहीं, मगर फिर भी अमेरिका की तारीख के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में इसका शुमार होता है। इसके बारे में लोग कहते थे बूढ़े हो या जवान सब ही इसके नाम से डरते थे। साल 1980 में ये एक इंसान से बढ़कर सबके लिए खौफनाक ख्वाब बन चुका था और जब आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया तो हर कोई इसके बारे में जानना चाहता था। इसके जुर्म ने ना सिर्फ शहर को दहशतज़दा किया बल्कि उनके अंदर बहुत ज्यादा खौफ पैदा किया। तो दरअसल कौन था ये शख्स? इंफॉर्मेटिव्स अपनी वीडियो में एक बार फिर से आपका वेलकम करता है। रिचर्ड रामिरेज, जिसे लोग नाइट स्टॉकर के नाम से जानते थे, इसकी गिरफ्तारी तक ये सारे क्राइम कंफर्म नहीं थे कि ये रिचर्ड ने ही किए हैं और यही नाइट स्टॉकर है। पर जब पुलिस इस केस की गहराई तक गई तो सारे मुकदमा जो रिचर्ड पर लगे थे वो सच साबित हो गए। इस वक्त रिचर्ड सिर्फ 25 साल का था। इसके इन क्राइम्स की वजह इसकी जिंदगी के दो वाकयात हैं जिसने रामिरेज को कातिल बना दिया। इस कहानी से पर्दा उठाने के लिए आपको वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 29 फरवरी 1960 में रिचर्ड एल पासो टेक्सास में पैदा हुआ। वो अपनी फैमिली में सबसे छोटा था। उसकी माँ जूतों की फैक्ट्री में काम करती थी और वालिद सेंटा फे रेलवे में काम करते थे। इनके वालिद मिजाज में बहुत सख्त थे और वो ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। माँ बाप की मसरूफियत की वजह से बच्चे क्राइम की दुनिया में एंटर होने लगे। बड़े भाई अपने कजन माइक के साथ लोगों के घरों में चोरियां करने लगे और रिचर्ड की परवरिश एक बेबी सिटर ने की। वो ज्यादातर अकेला रहना पसंद करता था। 2 साल की उम्र में रिचर्ड जब रेडियो पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो उस पर एक दराज गिर गई जिसकी वजह से उसके सर पर 30 टांके लगे और शदीद गहरी चोट लगी। दूसरा इंसिडेंट 5 साल की उम्र में झूले से गिरने की वजह से उसके सर पर एक बहुत गहरी चोट आई और वो बेहोश हो गया। 5th स्टैंडर्ड में रिचर्ड को फिट्स यानी दौरे पड़ने लगे। डॉक्टर्स के मुताबिक इसके अजीब ख्यालात और पैनिक अटैक्स उन्हीं चोटों की वजह से आने लगे। 2 साल बाद ये ख्यालात रिचर्ड पर हावी होने लगे। इसका कजन माइक वियतनाम के टूर से हीरो बनकर वापस आया और रिचर्ड इसे बहुत ज्यादा आइडियलाइज्ड करता था। एक दिन माइक ने रिचर्ड को पोलराइड तस्वीरें दिखाई जिनमें कम से कम 20 औरतें थी जिन्हें उसने रेप और कत्ल करने की कन्फेशन की थी और यहीं से रिचर्ड की जिंदगी में सबसे बुरा टर्निंग पॉइंट आया। इसके कजन ने इसे छुपकर घुसने, ठीक निशाना लगाने और कत्ल करने की तरबियत की। माइक की बीवी जैसी को ये सब नापसंद था। एक दिन जब वो खरीदारी से लौटी तो दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। तब जैसी ने तंज किया कि इस तरह की जिंदगी से बेहतर है कि तुम मुझे गोली मार दो और माइक ने वाकई ही रिवॉल्वर निकाला और सरे आम अपने बच्चों के और रिचर्ड के सामने उसे कत्ल कर दिया। माइक को गिरफ्तार कर लिया गया और रिचर्ड कहता है इसी लम्हे उसका कत्ल और रेप करने का जुनून शुरू हुआ। रिचर्ड ने डिटेक्टिव मैगजीन्स पढ़ने शुरू किए और माइक की तस्वीरों वाले क्राइम्स के ख्वाब देखने लगा। इसके मार्क्स गिरने लगे। वो शिकार, चोरी और नशा करने लगा। जब ये चीज इसके बाप को पता चली तो इसको अपने बाप से बहुत ज्यादा मार पड़ी। एक बार तो इतनी सख्त मार पड़ने के बाद इसका बाप उसे कब्रिस्तान ले गया और रात भर के लिए जंजीरों से बांध दिया। जेल से बचने के लिए रिचर्ड अपनी बहन रूथ के घर रहने लगा। ये अपने बहनोई रॉबर्टो के साथ रात में पीपिंग टॉम एक्टिविटीज में जाता था जिसमें ये छुपकर लड़कियों को अनड्रेस होते और इंटीमेट होते देखते थे। 15 साल की उम्र में रिचर्ड को हॉलीडे होटल में नौकरी मिल गई। इसके दोस्त ने इसे मास्टर की दी जिससे वो लोगों का कीमती सामान चोरी करने के लिए इस्तेमाल करने लगा। एक रात उसने अलमारी में छुपकर एक लड़की पर हमला किया और रेप की पहली नाकाम कोशिश की। उसके शोहर ने रिचर्ड को पकड़ लिया। रिचर्ड अरेस्ट तो हुआ पर चार्जेस रिमूव हो गए क्योंकि कपल ने एल पासो आने से मना कर दिया। 18 साल की उम्र
में रिचर्ड ने शहर छोड़ दिया और लॉस एंजलिस चला गया। उसने कोकेन लेनी शुरू कर दी और नशे के लिए चोरी वारदातें बढ़ गई। वो शहरों के नक्शे पढ़कर फ्री वे और स्ट्रीट्स के जायजे लेता, साथ ही चोरी की गाड़ियों में सोता। उसी रात एक लड़की ने उसे पीसीपी ड्रग लेने का कहा और कुछ वक्त बाद उसी के अपार्टमेंट में उसने उस लड़की के साथ जिस्मानी ज्यादती की और उसे कत्ल कर दिया। यहीं से रिचर्ड को अपने क्राइम्स का रास्ता मिला। उसने एंटन लेवी की किताबें पढ़ना शुरू कर दी और वक्त के साथ साथ क्राइम की दुनिया में धंसता चला गया। ज्यादा देर ना गुजरी वो गाड़ियां चोरी करने भी लगा। अब रिचर्ड 23 साल का हो गया था और इसका अपनी फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं रहा। इस टाइम तक रिचर्ड हैवीली कोकेन में एडिक्ट हो चुका था और वहीं से चीजें हेजी यानी धुंधला होना शुरू हुई। 2009 तक पुलिस समझती रही पहला नाइट स्टॉकर मर्डर समर्स 1984 सैन फ्रांसिस्को में हुआ। उन्हीं दिनों में रिचर्ड भी अपनी बहन की तलाश में सैन फ्रांसिस्को जा पहुंचा। वहाँ मे लुंग जो 9 साल की बच्ची थी उसके असोल्ट के पीछे भी रिचर्ड था और डीएनए से भी कोई सबूत नहीं मिला, जिससे केस ठंडा पड़ गया और 2004 में ये केस दोबारा खुला। पर इन्वेस्टिगेशन टीम को रिचर्ड के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। इसके बाद रिचर्ड ने एक ज़ईफ खातून को लूटा और उससे कुछ ना मिला तो गुस्से में आकर उसने उसको उसी के बेड पर चाकू से मार डाला। अगले 8 महीनों तक वो नशे में डूबता रहा और ज्यादा से ज्यादा क्राइम्स करने लगा, जैसे घरों में घुसकर रेप करने लगा, चोरी करने लगा, नशा करने लगा और कत्ल करना इसका शौक बन चुका था। अब नाइट स्टॉकर ने पिस्टल भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अगले 5 महीनों में 14 कत्ल और अनगिनत वारदातें की। अगस्त 1985 तक पूरा शहर इसके नाम से डरने लगा और यहीं पर आकर रिचर्ड ने एक बहुत बड़ी गलती की, जिसकी वजह से इसका चेहरा लोगों की पहचान में भी आने लगा और आहिस्ता आहिस्ता इसका स्केच कोर्ट तक जा पहुंचा और साथ ही इसके क्राइम्स भी लोगों के सामने आने लगे। इसे बाहर बहुत शोहरत मिलने लगी। बहुत सी लड़कियां इसे मैसेज देती कि वो ये सलूक इनके साथ भी करे। वो रिचर्ड को मैनिफेस्ट करने लगी। इन सब में एक लड़की डोरेन थी, जिसकी पेशकश रिचर्ड ने जेल में ही कबूल की और उससे शादी कर ली। अब सबसे अहम सवाल ये है, रिचर्ड पकड़ा कैसे गया? इसने जो बिल कॉन्स और एनेस एरिक्सन पर 1985 में अटैक किया था, उसी केस की वजह से इसकी पहचान लोगों के सामने आई और उस केस में इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसकी पहली गलती ये थी, इसने बिल कॉन्स का मर्डर कर दिया और उसके बाद एनस के साथ रेप करने के बाद उसको जिंदा छोड़ दिया। जो पहला आई विटनेस बना रिचर्ड रेमिरेज की शक्ल देखने वाला, और एनस ने ही इसका स्केच पुलिस को दिया। अगस्त 30, 1985 में ये स्केच पूरी दुनिया के सामने रिलीज हो गया और हर कोई इसको जानने लगा। दूसरी मिस्टेक, वहां से भागने के लिए रिचर्ड ने जो गाड़ी चोरी की थी उसका नंबर एक टीनएजर रोमेरो नाम के लड़के ने नोट कर लिया और पुलिस तक पहुंचा दिया। तीसरी मिस्टेक, वो गाड़ी कुछ वक्त बाद पुलिस को मिल गई जिस पर रेमिरेज के फिंगरप्रिंट्स मैच हो चुके थे। चौथी और आखिरी वजह, बिल कॉन्स और एनेस एरिक्सन के घर में घुसते हुए रिचर्ड ने एक मड़ी जगह पर अपना शू प्रिंट छोड़ दिया। तो पुलिस को तब इसके खिलाफ ये सारे सबूत मिले और वो इस केस की डेप्थ तक गए और वहीं से इसकी पकड़ इसके जूते के नीचे वाले प्रिंट से हुई। रिचर्ड के शू प्रिंट ने ये बात कंफर्म कर दी थी कि बिल कॉन्स और एनेस एरिक्सन के घर में यही घुसा था। इन्वेस्टिगेटर ने उस प्रिंट को मैच किया रिचर्ड के शू साइज और उसी के शू ब्रांड एविया के प्रिंट से। बस इसी सबूत से साबित हुआ कि रिचर्ड ही असल नाइट स्टॉकर है। जज ने सारा केस सुनने के बाद रिचर्ड को सजाए मौत सुना दी, पर इसका केस काफी देर तक चलता रहा। कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट ने इसकी पहली अपील रद्द कर दी और 2006 में सजाए मौत बरकरार रही। 2007 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को सुनने से इनकार कर दिया और रिचर्ड 7 जून 2013 को 53 साल की उम्र में सैन क्विंटन जेल में ही मर गया। कहा जाता है इसकी मौत नेचुरल डिजीज की वजह से हुई और कुछ माहिर डॉक्टर्स जैसे माइकल स्टोन के मुताबिक रिचर्ड को साइकोपैथ बनाया गया था। आप लोगों की रिचर्ड के बारे में क्या राय है? क्या ये शुरू से ही साइको था या इसके कजन माइक ने इसकी जिंदगी बर्बाद की? नीचे
मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर भरपूर प्यार दिखाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इन्फॉर्मेटिव्स आपसे इजाजत चाहता है। मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में।